हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम हमारे 10th जो एनसीईआरटी है उसका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है वो एक साथ कैसे आई। मेनली बिजनेस के मामले में देखेंगे, बिजनेस और ट्रेड को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो हम ये देखने जा रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, कैपिटल एट्सेट्रा हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस टाइम्स, कि समय के साथ साथ में लोग जो है इन चीज़ों का, लोगों का और सामान का, और कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, धन, इन चीज़ों का आना जाना लगा हुआ था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लगा हुआ था। इसी को हमने ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया। ठीक है, लोगों का मतलब पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस द नेशन हैज़ बीन टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अब ग्लोबलाइजेशन में मेन चीज़ तो ट्रैवल। तो अब इंसान ट्रैवल क्यों करेगा, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्यों जाएगा? पहला, एज ट्रैवलर टू डिस्कवर द न्यू रूट्स ऑफ और कंट्रीज़। पहला तो काम उनका होगा कि उनको नई नई कंट्रीज़ और नए नए रूट्स को डिस्कवर करना। दूसरी बात कि वो एज अ ट्रेडर्स जाएंगे, कि एज अ बिजनेसमैन या व्यापारी बन करके वो जाएंगे वहाँ पर, ये काम वो कर सकते हैं। ठीक है, एज प्रीस्ट एंड पिलीग्राम्स। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी और पिलीग्राम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री वगैरह। तो या तो वो पुजारी होंगे या तो वो तीर्थ यात्रा करने के लिए तब जाएंगे। फिर है ऑब्टेन नॉलेज, ज्ञान पाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कि अगर उन्हें लगता है किसी दूसरे देश में जाने पर हमें कुछ चीज़ें अलग से पढ़ने को मिल सकती है जो हमारे वहाँ अवेलेबल नहीं, उसके लिए जाएंगे। फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनको काम करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही तो जाएंगे। अपने रिलीजन के प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे जो जेल से भागे हुए होते थे। ठीक है, ठीक है, तो ये मेन रीज़न थे कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ क्यों जाएंगे। फिर बात आती, एक स्पेशल रूट बना हुआ था, उसका नाम है सिल्क रूट। उसको सिल्क रूट कहा जाता है। सिल्क रूट क्या था? जो हमारा एशिया का रीजन था, ठीक है, एशिया का रीजन और यूरोप का रीजन तो था। एशिया और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे, एक खास रास्ते से जुड़े हुए थे, और अफ्रीका तक। उसी का नाम जो है सिल्क रूट हम कहते हैं। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक मॉडर्न बिजनेस का और कल्चरल लिंक बना हुआ था दुनिया से, बाकी दुनिया के हिस्सों को लेकर के एक रूट बना हुआ था, एक रास्ता था। उसी को सिल्क रूट का नाम यहाँ पर दिया गया। ठीक है, मेन काम क्या था यहाँ पर? पॉइंट्स टू बी इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। वेस्ट से लेकर, वेस्ट की तरफ से चाइनीज सिल्क का कार्गो, कार्गो मतलब कि उनके बड़े बड़े शिपमेंट्स वो आते जाते थे इस रूट से। मेन काम ये था। ठीक है, अब सिल्क रूट में चाइनीज़ पॉटरी, स्पाइसेस और इंडिया से टेक्सटाइल्स वगैरह, साउथ ईस्ट एशिया से ये सब जाना भी स्टार्ट हुआ। और बदले में देखिए, सामान यहाँ से यूरोप की तरफ में जा रहा था, बदले में वहाँ से सोना और चांदी आ रहा था। बदले में वहाँ से सोना और चांदी धीरे धीरे करके आ रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत में इस वजह से सोना चांदी काफ़ी इकट्ठा हो गया था, जो भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बिकॉज वहाँ से बिजनेस जो चल रहा था तो काफ़ी सोना हमने इकट्ठा कर लिया था। इंपॉर्टेंस क्या था सिल्क रूट के? ये एक अच्छा एग्जाम्पल था कि प्री मॉडर्न ट्रेड का और कल्चरल लिंक का। अब जब बिजनेस होगा तो कल्चर का भी आदान प्रदान होगा। वहाँ का कल्चर यहाँ पे आएगा, यहाँ का कल्चर वहाँ जाएगा। एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, सिल्क रूट को चाइनीज़ लोग यूज़ करते थे सिल्क को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुँचाने के लिए। सिल्क मेन उनका फोकस था। दीज रूट्स वर यूज बाई ट्रेडर्स टू ट्रेड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। हाँ ठीक है, सिल्क के अलावा और सामान के लिए भी ये चलता था। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। इस रास्ते पर जितना भी ट्रेड और कल्चर का एक्सचेंज वो हाथों हाथ हुआ करता था, मतलब कि तुरंत तुरंत। कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज थी जो इस रास्ते से एशिया में आई, और फिर बाद में मुस्लिम प्रीचर्स भी यहाँ पर आए थे अपने कल्चर और रिलीजन को फैलाने के लिए। बाद में यही रास्ता था कि बुद्धिज़्म जो इंडिया में फैला, और इंडिया से फैलते हुए वो सिल्क रूट के रास्ते दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचा। यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो आपको ये येलो वाली लाइन दिख रही है, गोल्डन वाली, ये सिल्क रूट की लाइन है। जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सिल्क रूट की लाइन है यहाँ पे। ठीक है, ये सिल्क रूट की लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फूड का ट्रैवल होता था, स्पैगेटी एंड पोटैटो। स्पैगेटी का मतलब जिसको हम सेवई टाइप की चीज़ें जो होती थी, उस तरह के सेवई या नूडल्स, उस शेप की जो चीज़ें होती थी उनको स्पैगेटी बोलते हैं। पोटैटो आप सबको पता ही है। तो कई सारे जो हमारे कॉमन खाने पीने की चीज़ें थी, जैसे कि हमारा पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट, मेज़, टोमेटो, चिलीज़, स्वीट पोटैटो, ये सब जो है एंसेस्टर को हमारे पहले नहीं पता था। ये हमारे कंट्री में पहुँचे थ्रू ट्रैवलर एंड ट्रेडर्स।
बिजनेस वाले जो थे और जो ऐसे नॉर्मल ट्रैवलर हुआ करते थे उनके थ्रू चीज़ें हमारे वहाँ पहुँची। ऐसा हम मान के चलते हैं कि स्पेगेटी जो है ये चाइना से पहुँची वेस्ट में, ठीक है। और शायद अरब ट्रेडर्स थे जो पास्ता लेकर के आए थे वहाँ से, 5वीं सेंचुरी में पास्ता ही लेकर के आए थे आइलैंड से। Many of the food items which are consumed us by today were introduced by traveler and explorer। आज जो भी खाना हम खाते हैं ज़्यादातर तो ट्रैवलर या एक्सप्लोरर की वजह से हमारे कंट्री तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। ये सब बातें हैं। अमेरिका की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने करी थी। उसके बारे में एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते इधर आते पेज पे अब। समटाइम्स द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कभी कभी ये होता था कि नई फसल जो होती थी तो दिक्कतें उसमें आती तो जीने मरने तक की नौबत आ जाती थी। मतलब कि आयरलैंड्स पुअर पीजेंट बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोस। आयरलैंड के जो गरीब पीजेंट थे वहाँ पे वो डिपेंड थे टोटली पोटैटो के ऊपर, आलू की फसल के ऊपर। फिर 1840 के आसपास में वहाँ पे कुछ दिक्कतें आई, मौसम ख़राब था, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी कि आलू की फसल वहाँ ख़राब होगी, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे भूख के मारे मर गए थे। ये सिचुएशन वहाँ पे आई थी, ठीक है। अगली हेडिंग स्टार्ट होती कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली ड्यूरिंग द एज ऑफ डिस्कवरी। पूरी दुनिया जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करी जाए वो एज ऑफ डिस्कवरी की, जब नए नए देशों की खोज हुई 15th सेंचुरी के आसपास, 15th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक, तो सिमट गई थी पूरी दुनिया, ठीक है। ये वो टाइम था जब यूरोपियन एक्सप्लोर कर रहे थे पूरी दुनिया में समंदर के थ्रू ओशन, सर्चिंग फॉर ट्रेडिंग पार्टनर्स। ये नए नए बिजनेस के लिए लोगों को अपने नए नए पार्टनर्स ये लोग ढूंढ रहे थे, यूरोपियंस होते। इवन सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशन नोन फॉर इट्स बस्लिंग ट्रेड। इंडियन ओशन को इसलिए जानते थे कि यहाँ ट्रेड बहुत जो ज़्यादा होता था, उसकी वजह से जाना जाता था, ठीक है। गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स एक्सेट्रा क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट इन द नेटवर्क। कि इधर से उधर जब वो जाते थे तो इंडिया उनके लिए एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हुआ करता था कि अगर आप मान के चलिए कि यूरोप की तरफ से आपको चाइना भी जाना है तो आपको इंडिया से होकर के जाना पड़ेगा, और इंडियन ओशन या जो इंडिया से लगा वो समंदर का एरिया था वहाँ उनको पार करना पड़ता था। तो डिस्कवरी से पहले अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका को खोजने के पहले जो है अमेरिका पूरी दुनिया से कटा हुआ था, बट फ्रॉम द 16th सेंचुरीज द होल सिचुएशन चेंज। 16वीं शताब्दी के आसपास से सिचुएशन सारी की सारी बदलने लगी। द ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स स्टार्ट ट्रांसफरिंग रिच रिसोर्सेज फ्रॉम ऑफ अमेरिका एवरीवेयर। जब अमेरिका की खोज हो गई तो अब जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो अमेरिका से भी रिसोर्स को बाहर पहुंचाना, सब ट्रांसफ़र वगैरह स्टार्ट हो गया, सारी बात बस वही है। इवन द ट्रैवलर्स एक्सप्लोर द रिच कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका। कुछ ट्रैवलर्स जो है साउथ अमेरिका के कुछ रिच कॉन्टिनेंट्स में भी गए। वहाँ पे उनको क्या मिला? प्रेशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू। आज वो जगह जिसको हम पेरू के नाम से जानते हैं उसके बारे में बात हो रही है। इनहेंस यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। लीजेंड्स स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका फेबल्ड वेल्थ। एक जो यह रहता है, बहुत से लोग वहाँ पे निकले। एक कॉन्सेप्ट ऐसा माना जाता है कि एक शहर है जिसका नाम है एल डोराडो, और ऐसे मानते हैं कि वो शहर जो पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है। तो उसकी खोज में बहुत सारे लोग उस वक्त निकले कि एक ऐसा शहर है कि हम उसे खोजेंगे, और अभी तक तो खैर नहीं मिला, क्या पता बाद में मिल जाए। खैर छोड़िए। द पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज डिसिसिवली अंडर वे बाई मिड 16th सेंचुरी। मिड 16th सेंचुरी के आसपास में जो पुर्तगाल के पोर्तुगीज़ थे और स्पेनिश पीपल थे, ये लोग आए थे अमेरिका में, अपनी कॉलोनी बनाई थी इन लोगों ने, ठीक है। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर एंड मिलिट्री पावर, बट इट वाज द जर्म्स। ये लोग सिर्फ मिलिट्री या अपने फायर पावर बंदूकों के बल पे नहीं, बल्कि कुछ जर्म्स अपने साथ में लेकर के आए थे, स्मॉल पॉक्स के, जिसकी मदद से वो अपने टेरिटरी को बढ़ाने में अपना हेल्प वो ले रहे थे। बिकॉज वो बीमारियां पहले फैलाते थे, बीमारियां फैलने के बाद वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की पावर सब कुछ कमज़ोर हो जाता है, तो कब्जा करना ज़्यादा आसान होता है। माइग्रेशन ऑफ यूरोप टू अमेरिका, माइग्रेशन ऑफ यूरोपियंस टू अमेरिका, कि यूरोप से लोग माइग्रेट होकर अमेरिका कब आए? अब यूरोपियन पावर थे, इन्होंने अमेरिका के कुछ पार्ट में अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। द पोर्तुगीज एंड द स्पेन वर डोमिनेटिंग कंट्रीज। जो पुर्तगाल के लोग थे और स्पेन थे, ये डोमिनेटिंग थे, मेन कब्जा जो है ये लोग अपना करते हुए चल रहे थे। दीज कंट्रीज हैज अ स्ट्रॉन्ग फायर पावर एंड आर्मी। इनका फायर पावर और आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। देखिए ये कलर कुछ अच्छा नहीं आ रहा, इसे हटा ही देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हम ये कलर इस्तेमाल करेंगे। इनके पास में फायर पावर बहुत अच्छी थी। इसके साथ साथ में अपने साथ में जर्म्स भी लेकर के आते थे और वायरस लेकर के आते थे पूरे अमेरिका पे कब्जा करने के लिए, पूरे कॉन्टिनेंट पे कब्जा करने के लिए, ऐसा ही करते थे, ठीक है।
As America was isolated, so original inhabitants had no immunity against these dreadful germs and virus. अमेरिका पहले आइसोलेटेड था, तो अब आइसोलेटेड होने का मतलब ये हुआ कि जब वो आइसोलेटेड थे तो उनकी इम्यूनिटी विकसित नहीं थी कि वो उन जर्म से लड़ सकें, इसलिए वो ज़्यादा जल्द इसकी चपेट में आ गए, बहुत वो लड़ नहीं पाए। स्मॉल पॉक्स प्रूव्ड अ डेडली किलर। स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक बीमारी उस टाइम फैली हुई थी और बहुत नुकसान हुआ था इससे। एक बार ये फैल गई तो पूरे कॉन्टिनेंट में ये बहुत तेज़ी से फैली और कई सारी कम्युनिटीज़ इसने ख़त्म कर दी या वो झुक गए, हार मान ली वो। दीज जर्म्स वर मोर डेंजरस एज़ कम्पेयर टू गन्स एंड फायर आर्म्स। बंदूकों से भी ज़्यादा खतरनाक ये जर्म्स उस टाइम पे हुआ करते थे। 19वीं सेंचुरी के आसपास पॉवर्टी और हंगर पूरे यूरोप में फैल गया था। ये हम रीज़न की बात कर रहे हैं, क्या कारण थे कि यूरोपियंस वहाँ से यहाँ पे। पहला बात तो वो कंट्रोल करना चाह रहे थे, इस रीज़न से। दूसरी बात, यूरोप में फैल गया था पॉवर्टी और हंगर, तो अब उनको कुछ नई जगह चाहिए थी। शहर उनके भर चुके थे और कई सारी बीमारियाँ भी फैल रही थी, उनको नई जगह चाहिए थी, इसलिए भाग करके वो अमेरिका पहुँचे थे। ठीक है, कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे होने लगे थे काफ़ी उस टाइम पर, इसलिए भी लोग वहाँ से माइग्रेट करके आ रहे थे। अमेरिका में गुलाम बहुत, स्लेव्स बहुत कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार हो जाते थे रिच लैंडलॉर्ड्स के लिए, इसलिए भी लोग वहाँ से भाग करके आ रहे थे। यहाँ पे सस्ते दामों पर उनको काम करने के लिए लोग मिल जाएंगे। Until well into the 18th century, चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। 18वीं शताब्दी के आसपास तक चाइना और इंडिया जो है दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज में से एक थी। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड। एशिया में जो भी व्यापार हो रहा था इसमें ये प्री एमिनेंट थे, इनका बहुत बड़ा रोल होता था। हाउ एवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी China is said to have restricted overseas contacts and retreated into the isolation. 15th सेंचुरी के आसपास चाइना जो है ये ओवरसीज कॉन्टैक्ट इसने अपने बंद कर रखे थे और आइसोलेशन में आ गया था। चाइना का रोल घटता गया और अमेरिका का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता गया। इस वजह से जितना भी ट्रेड का सेंटर था वो सारा का सारा वेस्ट की तरफ चला गया था। यूरोप नाउ इमर्ज एट द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब यूरोप जो है वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन चुका था। फिर 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट होता है 1815 से लेकर के 1914 तक। अब दुनिया जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल तीनों, कल्चरल, टेक्नोलॉजी, हर तरीके से दुनिया बदल रही थी धीरे धीरे। ठीक है, क्या क्या दिक्कत, मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज हुई वो देखते। पहला फ्लो ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। द फ्लो ऑफ ट्रेड रेफर्स लार्ज ट्रेड इन गुड्स। फ्लो ऑफ ट्रेड का मतलब ये हुआ कि बड़ा बड़ा ट्रेड जो है सामान के उसमें होने लगा था। 19वीं सेंचुरी के आसपास में सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाता था और सिर्फ कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट से भी, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल कि इंग्लैंड ने जो है मशीन का बना हुआ कॉटन ये बना करके एशिया में भेजते थे, स्पेशली इंडिया में। यहाँ से कपास लेके जाते थे और हमारी कपास का कपड़ा बनवा के मशीन से हमारे देश में ला करके बेचते थे। सामान के साथ साथ में लेबर का भी फ्लो होना स्टार्ट हुआ कि गरीब देश जो हुआ करते थे वहाँ पर लेबर बहुत आसानी से उनको मिल जाता था। ठीक है, लगभग 50 मिलियन लोगों ने यूरोप छोड़ा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फॉर अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन सर्च ऑफ द जॉब खोजने के लिए। दिस फ्लो ऑल्सो इंक्लूडेड इंडेंचर्ड लेबर भी इसमें था और जॉब तो खैर थी जो लोगों ने अपनी कंट्री छोड़ी। ठीक है, कुछ लोग जहाँ जो प्लांटेशन में जाकर के काम करते थे, माइंस में काम करते थे और रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में भी लोग काम करते थे, ऐसे भी चल रहा था। जब आपका सामान का फ्लो स्टार्ट हुआ और ह्यूमन का फ्लो स्टार्ट हुआ तो फिर कैपिटल का फ्लो तो अपने आप होना ही था। कैपिटल मतलब कि पैसा। दिस इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज़ में, तो पैसे का भी आदान प्रदान होना स्टार्ट हुआ। Many rich people of America and England start investing their money in other parts of the world as rate of return was decreasing at home. अब कई सारे लोग जो अमेरिका और इंग्लैंड के जो अमीर लोग थे जिनके पास में पैसा था वो लोग अपना पैसा दुनिया के दूसरे हिस्सों में लगाना स्टार्ट कर दिए थे। ये तीनों के तीनों जो फ्लो थे ये इंटरकनेक्टेड थे और पीपल की लाइफ को बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहे थे जितना इसके पहले कभी नहीं हुआ था। इस इंटरकनेक्शन की वजह से जो है ये इंटरकनेक्शन कभी कभी टूट भी जाता था कि लेबर माइग्रेशन को कभी जो है लेबर माइग्रेशन वाज ऑफन मोर रिस्ट्रिक्टेड दैन गुड एंड और कैपिटल फ्लोज। गुड्स और कैपिटल का फ्लो तो होता था बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती थी कि लेबर माइग्रेशन जो है उसको रोक के रखने की कोशिश करी जाती थी। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी टेक अ शेप, कि दुनिया की इकोनॉमी एक शेप में कैसे आई। ट्रेडिशनली कंट्रीज़ लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। हर कंट्री चाहती है कि फूड के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हों, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन 19वीं सेंचुरी के आसपास ब्रिटेन में सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मीन लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट।
अब ब्रिटेन में दिक्कतें काफ़ी आ गई थी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी लो थे और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। उसके बारे में देखते हैं। पहली बात, पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी 18वीं सेंचुरी के आसपास में। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। एज अर्बन सेंटर एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रो, अर्बन सेंटर बढ़ रहे थे, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ने लगी थी। अब इस वजह से जो एग्रीकल्चर चीज़ों जो भी उससे रिलेटेड थी उनका प्राइस बढ़ रहा था काफ़ी सारा। प्रेशर ऑफ लैंडलॉर्ड, द गवर्नमेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न थ्रू वेरियस लॉ। अब वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स ने कुछ प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको कॉर्न वगैरह बाहर नहीं भेजना। इस वजह से एक कॉर्न लॉ बनाया गया था, ठीक है, एक कॉर्न लॉ बनाया गया था वहाँ पर कि जो कॉर्न यहाँ पे पैदा होगा बाहर इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। देयर वॉज अ ड्रेडफुल हार्वेस्ट इन 1816, दिस कॉज फूड प्राइसेस टू इंक्रीज रैपिडली। वहाँ पे सूखा पड़ गया था, फसल बहुत कम हुई थी, इस वजह से फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे ये कह रहे थे कि भाई हमारे पैसे बढ़ाओ, हमारी वेजेस इंक्रीज़ करो, बिकॉज फूड प्राइस तो बढ़ चुकी है। अच्छा, हर तरफ फूड राइट्स स्टार्ट हो गए कि खाने को लेकर के दंगा होने स्टार्ट हो गया, लोग एक दूसरे से लड़ना झगड़ना ये सब शुरू हो गया था, सिर्फ फूड के लिए, खाने के लिए, ये हाल थी। तो ये जो लॉ बनाए गए थे इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया फ्री ट्रेड टू ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज एंड लैंडलॉर्ड्स फॉर अगेंस्ट दिस लॉ। इन्होंने फ्री ट्रेड को बंद कर दिया कि फ्री ट्रेड आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको बिजनेस करना है तो कुछ पे करना पड़ेगा। तो इसका अपोज हुआ था व्यापारियों ने, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले लोग थे और लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने इसका अपोज किया, इस लॉ के ये खिलाफ थे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑल द अबव मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्क्रैप कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉज को फिर बाद में वापस ले लिया गया था। जब कॉर्न लॉ को वापस लिया गया, कुछ इफेक्ट है वहाँ के, इम्पैक्ट है। कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। अब ये था कि कॉर्न लॉ को अगर ख़त्म कर दिएगा तो इसके बाद में सीन ये बन रहा था कि इसको जो है कॉर्न लॉ कुड बी इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, कि अगर कंट्री के अंदर इसको उगाएंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बाहर से इंपोर्ट करके लाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। ब्रिटिश एग्रीकल्चरिस्ट वर अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट्स, वो इम्पोर्ट के साथ में कर नहीं पा रहे थे। बाहर से आया हुआ माल सस्ता पड़ रहा है, खुद के देश में आप जो उगा रहे हैं वो आपको महंगा पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग बाहर का लाया खरीदेंगे, अपने देश का उगाया हुआ कोई भला क्यों खरीदेगा, सबको तो सस्ता सामान चाहिए, दिक्कत ये थी, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने उगाना ही छोड़ दिया। वास्ट एरिया ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एरिया छोड़ देगा। थाउजेंड ऑफ मेन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क, अब जब काम नहीं होगा तो लोगों को काम से निकाल दिया गया। ये वापस जो है ये शहर की तरफ चले गए या ओवरसीज, मतलब एक समंदर पार, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में माइग्रेट ये कर गए। ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन इन ब्रिटेन रोज, अब जब दाम कम हुए तो फूड कंजम्पशन ब्रिटेन में बढ़ गया। कंजम्पशन हैज़ ऑल्सो राइजन बिकॉज इंक्रीज इन इनकम, धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ गया। जब पैसे आएंगे तो लोग खाने के लिए पूरी तरीके से ये सोचेंगे ना कि अच्छे से अच्छा खाया जाए, फिर उस तरफ लोगों का ध्यान चला जाएगा। सो ड्यू टू लो प्राइसेस एंड हाई इनकम ऑफ द पीपल डिमांड एक्सीड द सप्लाई, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड सम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू ब्रिटेन। अब ये लोग जो है ब्रिटेन में फूड ग्रेन्स अपना बेचना स्टार्ट कर दिए, बड़ी बड़ी कंपनीज। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन इंग्लैंड, अब इंग्लैंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा ट्रेड का, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। द ट्रेड लेड टू डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड न्यू पोर्ट्स, अब जाहिर सी बात है बिजनेस जब होगा तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो रेलवे का दो चीज़ों से होता था मेन। पहले तो अगर कंट्री के अंदर अंदर आपको करना है तो आप रेलवे के थ्रू करोगे, कंट्री के अंदर अंदर आपको करना है तो आप रेलवे के थ्रू करोगे, और ओवरसीज़ आपको जाना तो आपको पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, जहाँ पे आकर के जहाज़ रुकते हैं, जो पानी वाले जहाज़ होते हैं सारे के सारे वो बंदरगाह पर आकर के रुकते हैं, तो वो आपको बनाने पड़ेंगे। नए नए बंदरगाह बनाए गए, एग्रीकल्चर रीजन से जोड़ने के लिए बनाए गए। न्यू हार्बर्स वर बिल्ट एंड ओल्ड वंस एक्सपेंडेड द शिप न्यू कार्गोज, की नए नए शिप, नए नए कार्गो शिप बनाएगी सामान लाने ले जाने वाली। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन, के लोगों को ज़मीन पर ला करके, मतलब ज़मीन मतलब बसाया गया कि कल्टिवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए। दिस मीन बिल्डिंग होम एंड सेटलमेंट, लोगों को लाया गया, उनके लिए घर बनाए गए, उनके लिए सेटलमेंट बनाया गया कि आप यहाँ पर रहिए, आपको यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ पे रह करके खेती करनी है, कल्टीवेशन करना है। तो लोगों को यहाँ पे लेकर के आया गया, सेटल किया गया। मेन बात ये कि लोगों को सेटल किया गया, ठीक है। कैपिटल फ्लो हुआ,
फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन, लंदन एक तरह से फाइनेंशियल सेंटर बन चुका था, तो कैपिटल फ्लो होना स्टार्ट हो, मतलब पैसा भी आना जाना स्टार्ट हो गया। द डिमांड इन लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर इमिग्रेशन। अब जहाँ काम की ज़रूरत है बट वहाँ पर लेबर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात दी है, तो वहाँ पे मोर माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गया, माइग्रेशन काफ़ी होने लगा लेबर की वजह से कि लेबर चाहिए थे काम करने के लिए। लगभग 50 मिलियन लोगों ने यूरोप छोड़ा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 150 मिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम, क्रॉस्ड ओशन एंड कवर्ड वास्ट डिस्टेंस ओवरलैंड इन सर्च ऑफ अ बेटर फ्यूचर। लगभग 150 मिलियन लोग पूरी दुनिया से दूसरे देशों में गए सिर्फ इसलिए बेटर फ्यूचर के लिए कि बाहर जाएंगे, काम करेंगे, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। 1890 के आसपास में ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड टेकन शेप की। अब इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी थी ग्लोबल लेवल पे, वो एक शेप में आ चुकी थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स स्टार्ट, ये हम कहाँ चल रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, की फूड और बाकी जो प्रोडक्ट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना स्टार्ट हो गया। It was no longer grown by a peasant tiling on his own land but by an agricultural worker perhaps recently arrived who was not working on a large farm that only a generation ago had perhaps been a forest। अब ये भी हो गया था कि अब सिर्फ ऐसा नहीं कि पीजेंट लोग जिनकी उनकी खुद की लैंड थी वो काम करते, अब ऐसा नहीं है। अब नए एग्रीकल्चर वर्कर्स आ गए और ऐसे लोग भी आए जो बहुत बड़ा खेत उनके पास में नहीं था, बल्कि कुछ जगह जहाँ पहले जंगल हुआ करता था वहाँ से भी काट के इन्होंने बनाया, मतलब नए नए लोग आके इसमें जुड़ना स्टार्ट हो गए। द फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज, रेलवे बनी ताकि फूड को उसको पहुंचाया जाए लोगों तक एक पर्पस के हिसाब से, एंड बाय शिप्स विच वर इंक्रीजिंगली मैन्ड इन दीज डिकेड्स बाय लो पेड वर्कर्स फ्रॉम साउदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड द कैरेबियन आइलैंड। देखिए शिप से आना जाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए अगर आपको सामान लेकर के जाना है ओवरसीज़ या आपको इंसानों को मतलब ह्यूमन लेबर आपको अगर ले जाना है तो इसके लिए शिप का यूज़ होता था। साउदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन आइलैंड वगैरह इन सब एरिया में। वी कैन अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ वेस्ट पंजाब। अगर हम वेस्ट पंजाब का एग्जांपल लेते हैं तो हम पूरा ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल टू ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट वेस्ट इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड। ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने पंजाब में कई सारी कैनाल्स बनवाई थी ताकि वो चीज़ें जो सेमी डेजर्ट थी, मगर मतलब कि पूरी तरह से वो रेगिस्तानी ज़मीन नहीं थी, बट वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे उन्होंने नहरें पहुँचाई कि पानी वहाँ पहुँचे, वहाँ की जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर लैंड एक बन सके। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पे बन गई कैनाल कॉलोनीज़ बन गई कि अब कैनाल है तो कैनाल के आसपास रहने के लिए जो है कॉलोनीज़ बन गई, वहाँ पर कैनाल कॉलोनीज़ उनको कहा गया। एज द एरिया इरीगेटेड बाय द न्यू कैनल्स वर कॉल्ड वर सेटल्ड बाय पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द पंजाब। तो अब जो नई कॉलोनी बन रही थी तो अब जो पंजाब के अलग अलग जगह के पीजेंट थे वो सारे के सारे आकर के इन एरियाज़ में रहने लगे, बिकॉज उनको यहाँ पे काम मिल रहा था। हर किसी को चाहिए कि हमें खाने पीने का काम मिल जाए, मतलब इतना हो कि हमारा खर्चा चल सके, तो हर कोई चाहेगा कि बेटर थोड़ा सा करना चाहे उससे भी, तो लोग पंजाब में सेटल होने लगे। कॉटन एंड रबर वर अदर टू क्रॉप्स विच एक्सपैंड वर्ल्ड वाइड टू फीड ब्रिटिश इंडस्ट्री। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ब्रिटेन में, इंग्लैंड, तो अब इंडस्ट्री में चाहिए बहुत सारी चीज़ें, तो मेन दो चीज़ें थी कॉटन और रबड़, वो दो पहली चीज़ें थी जो इनको चाहिए था, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री को पूरी दुनिया से वो फैली वहाँ तक उनको चाहिए था। सो रैपिडली डिड रीजनल स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटीज डेवलप दैट बिटवीन 1820 एंड 1940 वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 to 40 टाइम। मतलब ये हुआ कि रीजनल स्पेशलाइजेशन की दुनिया के इस रीजन में ये चीज़ स्पेशल तौर पर पाई जाएगी, ये चीज़ बढ़ने लगी। 1820 से लेकर के 1914 लगभग 100 ईयर्स की बात हो रही, 100 साल तक के बीच के टाइम की बात हो रही। इस टाइम पर जो वर्ल्ड ट्रेड था वो लगभग 25 से 40 गुना बढ़ चुका था, 1 2 3 गुना नहीं, 25 to 40 टाइम्स बढ़ चुका था। लगभग 60% ऑफ जो ट्रेड होता था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का होता था। प्राइमरी प्रोडक्ट्स आप लोग शायद इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, जो नेचर से हमको डायरेक्ट मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर वाली चीज़ें हो गई और मिनरल वगैरह हो गया, कोयला, इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको कोयला चाहिए पावर के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है इसमें, ये देखते हैं। टेक्नोलॉजी प्लेड अ
मेजर रोल इन ऑल दीज डेवलपमेंट्स। इन सब में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे रेलवे बनाना रहा हो, स्टीम इंजन बना हो, शिप बनी हो, या टेलीग्राफ बना जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था। ये सब एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस थी जिसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था कि 19वीं सेंचुरी में जो वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो हो ही नहीं पाता। लेकिन बट टेक्नोलॉजिकल एडवांस वॉज ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्जर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। टेक्नोलॉजी सिर्फ इसका इफेक्ट नहीं बढ़ा है, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लेवल पर भी इफेक्ट आया है। फॉर एग्जांपल कॉलोनी बन गई, कई सारी कॉलोनीज़ बन गई, न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट में हमारे इम्प्रूवमेंट हुआ है, नई सारी कॉलोनी हमारी बड़ी है, रेलवे और फास्ट हुआ है हमारा, हल्के वैगन्स बनाए गए, लार्जर शिप्स बनाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, फार अवे फार्म्स टू फाइनल मार्केट, कि खेत से निकल करके जहाँ पे हमें ले जाना है ये वहाँ तक पहुँच जाए, मेन जो हमारा मार्केट जो हमारा बना हुआ है। ठीक है, चलिए इस पेज पे आते हैं। टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ, हाँ ठीक है। टिल द 1870s 1870 के आसपास में मीट अमेरिका से यूरोप में जाता था लाइव एनिमल के फॉर्म में, कि अमेरिका से यूरोप में मीट ले जाना होता तो जिंदा जानवरों को लेकर के वो जाते थे यूरोप में, उनको स्लॉटर मतलब वहाँ पे उनको जो है काटा जाता था और उनका मीट निकाला, मतलब कि यहाँ से ज़िंदा वो मटन लेकर के गए, मतलब बकरी या बकरा वो ज़िंदा लेकर गए, वहाँ पे उसको काटा और फिर उसका मटन जो है वो पूरे यूरोप में भेजा गया, वहाँ पे यूरोप में उनकी स्लॉटिंग होती थी। लेकिन अब दिक्कत ये होती थी कि लाइव एनिमल्स अगर आप लेकर के जा रहे शिप में तो बहुत ज़्यादा वो जगह ऑक्यूपाई कर लेते थे और कई सारे रास्ते में ही मर जाते थे। दिक्कत ये थी बीमार पड़ गए, उनका वज़न कम हो गया या खाने लायक नहीं बचे। तो इस वजह से जो मीट की प्राइस थी वो यूरोप में बहुत ज़्यादा हाई थी और गरीब लोग नहीं खा पा रहे थे, महंगा था भाई। अब मान लीजिए आप 1000 बकरियाँ लेकर के जा रहे हैं, 1000 में से आपको 100 बीमारी से मर गई, बाकी 100 ऐसे हो गई कि रास्ते में तबीयत उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब कि खाने लायक नहीं बची, कुछ भी हो सकता है, तो हाई तो रहेगा ही। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे रेफ्रिजरेटेड शिप आई, मतलब वो शिप जिनमें फ्रीज़र होता था, फ्रिज जो आज हमारे घरों में होती, इस तरह की जब शिप्स बनने लगी तो अब जो मीट था उसकी स्लॉटिंग अमेरिका में ही होने लगी और उनको वहाँ से लेकर के फिर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वगैरह में हम लेकर के ट्रांसपोर्ट करते थे। हाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, न्यूजीलैंड में स्लॉटरिंग होती थी और फिर उनको यूरोप में एज अ फ्रोज़न मीट हम ट्रांसपोर्ट करते थे कि स्लॉटरिंग हो गई, हमने उसको फ्रीज़र में रख के डीप फ्रीज़ कर दिया, जमा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, वो ख़राब नहीं होगा, तो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आप सामान लेकर के जाएंगे, तो अब वो मीट थोड़ा सस्ता पड़ता था, अब गरीब इंसान भी खा सकता था। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट एंड लोवर्ड मीट प्राइस इन यूरोप, शिपिंग कॉस्ट घटी और यूरोप में जो है मीट के प्राइस कम हो गए। अब गरीब आदमी भी वहाँ का मीट खा सकता था, उसके डाइट में वैरायटी आ गई। मोनोटोनी ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज नाउ मेनी नॉट मेनी, पहले ब्रेड और आलू के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड थे, अब उनके पास में मीट था, बटर था और एग था कि ये चीज़ ख़राब नहीं हुई, उसके ऊपर भी वो लोग अब गुजारा अपना कर सकते थे, उनके पास में वैरायटी आ गई थोड़ी सी, लिविंग कंडीशन अच्छी आ गई इनके पास में। ठीक है, एंड सपोर्ट फॉर इम्पीरियलिज्म अब्रॉड। अब ये इम्पीरियलिज्म क्या है, अगर आपको ये समझना है, इसके ऊपर हमारा एक वीडियो बना हुआ, आप जाकर के देख सकते हैं, नेशनलिज्म वर्सेस इम्पीरियलिज्म का, कि ये क्या होता है। ठीक है, लेट 19वीं सेंचुरी कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी का जब आखिरी चल रहा था, मतलब कि 1900 से जस्ट पहले की बात है, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था ये बढ़ गया, इसके बढ़ने से प्रोस्पेरिटी बढ़ी, मतलब कि ऐशो आराम वाली चीज़ें थोड़ा बढ़ी, लेकिन ये भी ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, इसका एक डार्कर साइड था, हमें वो भी देखना है। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियाँ बनने लगी। ठीक है, कॉलोनी का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन जो यहाँ पर आया था, ब्रिटिश जो लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपना बिजनेस सेट करा, रहने लगे, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, इसको बोलते हैं कॉलोनी। कि ब्रिटिश यहाँ पे बंगाल में, पहले बंगाल में उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास में, तो वो कॉलोनीज़ उनकी वहाँ पे बनी कि बंगाल का एरिया, उस पर कंट्रोल सारा ब्रिटिश पीपल का, उसको बोलते हैं कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट क्या है, पहला, जहाँ भी कॉलोनी बनती थी वो कॉलोनी अपनी खुद की पॉलिटिकल फ्रीडम को वो खो देती थी। इंडिया में अपने पास खुद की पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, इट ब्रॉट मेनी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस, कई सारे पेनफुल चेंजेस होते हैं कि इंडिया में बहुत चेंज हुए इकोनॉमिक लेवल पे, आप सोशल लेवल पे आपको पता ही होगा किस तरह का व्यवहार किया जाता था। अगर अफ्रीका को देखेंगे तो दिखेगा कि सम कंट्रीज बॉर्डर रन स्ट्रेट एज इफ दे वर ड्रॉन यूजिंग अ रूलर, कि एक मैप यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, कहाँ गया मैप, काफ़ी पीछे चला गया लगता है, चलिए ठीक है, मैप देखा जाएगा बाद में जब आगे आएगा तो। अच्छा, ये रहा,
आप अफ्रीका को देखें तो कुछ कंट्रीज़ का मैप में आपको कुछ दिखेंगी चीज़ें, लाइनें ऐसा लग रहा है कि एक रूलर हमने ली है और सीधी लाइन खींच दी और देश को अलग कर दिया, ठीक है। इनफैक्ट दिस वॉज ऑलमोस्ट हाउ राइवल यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका ड्रू अ बॉर्डर्स डेमोक्रेटिंग देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, कि अफ्रीका में जो यूरोपियन पावर्स थी जिन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी, उन्होंने अपना एरिया इस तरीके से बांट लिया कि मान लीजिए कि रूलर उठाई और कह दिया कि नहीं यहाँ से इतना एरिया हमारा, ये इतना एरिया तुम्हारा, ऐसे करके उन्होंने अपना एरिया आपस में बांट लिया। इस तरह की चीज़ें देखने को मिली वहाँ पर। ये सब हुआ कॉलोनी जो बनी उसकी वजह से हुआ था, ठीक है। 1885 में बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन टू कंप्लीट द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। 1885 में जो मेन यूरोपियन पावर्स थी बर्लिन में मिले थे और इन्होंने कंप्लीट करा था कार्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। इन्होंने आपस में मिलकर फैसला कर लिया कि अफ्रीका को किस तरीके से बांटना है। ब्रिटेन और फ्रांस जो थे ये भी इन्होंने अपने टेरिटरीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत इनका योगदान इनका भी रहा है। बेल्जियम और जर्मनी नए कॉलोनियल पावर बन चुके थे ये लोग। यूएस भी कॉलोनियल पावर बन चुका था 1890s में। इसने स्पेन के कुछ एरिया पे अपना कब्ज़ा कर लिया था। ये वो मैप दिया हुआ था जो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर बचा, इसको देखते चलते हैं। रिंटपेस्ट और द कैटल प्लेग। अब एक कैटल प्लेग क्या है? द रिंट इन 1890s रिंटपेस्ट अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल स्ट्रक अफ्रीका। ये एक बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी थी जो कैटल्स में फैले थी। कैटल्स मतलब वो जानवर जो चरने वाले थे। द डिजीज़ हैड अ टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी। जाहिर सी बात है कि जो लोगों का बहुत जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो जानवरों को पालने के ऊपर था, तो अब जब जानवर उनके मर जाएंगे तो इससे दिक्कत तो आएगी। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट ऑन कॉलोनाइज सोसाइटी। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था जो यूरोपियन कॉलोनीज बनी हुई थी वहाँ पर। इट ऑल्सो शोज हाउ एन एनिमल डिजीज अफेक्टिंग कैटल रिशेप्ड द लाइफ्स एंड फॉर्च्यून्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल एंड द रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे ये भी देखने को मिल रहा है कि सिर्फ कुछ कैटल्स की डेथ होने की वजह से, एक बीमारी की वजह से हज़ारों लोगों के भविष्य के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा और उनके साथ दुनिया के जो रिलेशन बने हुए थे उस पर क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। When European arrived in Africa, they found that people were not ready to work as labor because जब यूरोपियन अफ्रीका में आए थे तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ के लोग तो हमारा काम, हमारी मजदूरी करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो पहले देखा कि क्या बात है, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। अफ्रीका के पास जो है खाली ज़मीन बहुत ज़्यादा थी और पॉपुलेशन बहुत कम थी। एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। मेन काम क्या था? खेती करना था और जानवर चराना था वहाँ पे लोगों का। मोस्ट ऑफ द विलेजेस एंड फैमिलीज वर सेल्फ सफिशिएंट। जो लोग वहाँ के थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनको इस बात से फ़र्क नहीं था कि क्या चल रहा, ठीक है हमारे पास खाने पीने का है। तो जब हमारे पास खाने पीने का है तो हम दूसरे की नौकरी क्यों करेंगे। लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स एंड द वेज कुड बाई। वहाँ पे अफ्रीका में जो है लेट 19th सेंचुरी में क्या था, कुछ ही कंज्यूमर गुड्स वहाँ पे थे और पैसे वगैरह मतलब कुछ ही लोग खरीद पा रहे थे, ये था। यूरोपियंस वहाँ पे आए होपिंग टू इस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। ये उनका ये सोचना था कि हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे प्लांटेशंस करेंगे और माइंस प्रोड्यूस करेंगे, उससे हम फसलें प्रोड्यूस करेंगे, मिनरल निकालेंगे और यूरोप लेकर के जाएंगे। लेकिन उनके पास में लोग तो बहुत कम थे इस काम के लिए, उनको बहुत लोग चाहिए थे। अब अफ्रीका के रहने वाले लोग तो सेल्फ सफिशिएंट थे, वो काम क्यों करेंगे। सो फॉरेनर्स यूज्ड फॉलोइंग मेथड। उन्होंने कुछ दिमाग लगाया कि कैसे इन लोगों से मजदूरी कराई जाए। इन्होंने बहुत भारी टैक्सेस लगा दी उन लोगों के ऊपर और ये कहा कि टैक्स पे करने का तरीका एक ही है कि आप प्लांटेशंस में और माइंस में एज अ वर्कर आप काम करेंगे। इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज सो दैट पीजेंट्स वर डिस्प्लेस फ्रॉम लैंड। इन्होंने पुराने लॉज को हटाया कि पीजेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएं। ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली वॉज अलाउड टू इनहेरिट लैंड, अदर वॉज पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। कि फैमिली का सिर्फ एक इंसान है जो ज़मीन पर रहेगा, बाकी सारे के सारे चलो मार्केट में काम करो, ठीक है। माइन वर्कर्स वर ऑल्सो इनक्लोज इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। जो माइन वर्कर्स थे उनको भी कंपाउंड में रखा जाता था और वो भी कहीं बाहर आ जा नहीं सकते अपनी मर्जी से। स्प्रेडिंग ऑफ रिंच स्प्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट। 1880s के लास्ट में 2 साल बाद जो है इट द स्प्रेड ऑफ द होल कॉन्टिनेंट। जो वहाँ पर रिंच स्प्रेड फैलाया था, पहुँचा था वहाँ पर, मतलब वही जो कैटल वाली बीमारी फैली हुई थी वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में पहुंच गई, केप टाउन तक पहुंच गई। अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट टिप है, 5 साल के अंदर वहाँ तक पहुंच गई थी। अब जो इसके जर्म्स थे
was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldier invading Eritrea in Eastern Africa. अब इसमें क्या था कि ब्रिटिश एशिया से जो है ये क्या था कि कैरिड बाय जो इन्फेक्टेड कैटल थे ब्रिटिश एशिया से लेकर के आए थे इटालियन सोल्जर्स को खिलाने के लिए ईस्टर्न अफ्रीका में। लगभग 90% ऑफ द कैटल डेथ हो चुकी थी। अफ्रीकन लोगों की जो मेन वेल्थ थी वो कैटल से थी और 90% कैटल्स उनके मर चुके थे। तो अब उनके लिए मजबूरी हो गई थी, वो अपने कैटल्स को खो चुके थे, तो इनके लाइवलीहुड पे बन गई थी बात, क्या करेंगे। तो प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलिस्ट व्हाट स्कार्स कैटल रिसोर्स रिमेन। अब जो बचे हुए लोग वहाँ पे थे, जो बड़े बड़े मतलब माइन ओनर्स वगैरह थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो वहाँ पे थे, अब उनके लिए चीज़ आसान हो गया था कि वो पावर को अपने कंट्रोल में लें, मजबूत करें अपनी पावर को और अफ्रीकन्स को फोर्स करें कि आओ और लेबर मार्केट में आकर के काम करो। और क्या उन्होंने कंट्रोल कर दिया था, कंट्रोल ओवर स्कैर्स रिसोर्स ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनीज टू कॉन्कर एंड सबड्यूज अफ्रीका। कि वहाँ पे अब वो आए, मतलब कि उन्होंने इस तरह से बीमारी फैला के लोगों को पहले कमज़ोर करा और फिर खुद अपने पावर पे ये लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। ठीक है, देखते भी चैप्टर बचा कितना है, मेरे ख्याल से भी तो काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी ये चैप्टर काफ़ी है, तो फिर एक काम करते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा सा और करते हैं, फिर यहाँ पे रोकेंगे, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में ही कवर कर लेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर 2 पार्ट में इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन होकर के जा रहा था। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब बंधुआ मजदूरी टाइप का। ठीक है, द इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट द टू साइड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19th सेंचुरी वर्ल्ड पे 2 रूप उस टाइम पे नज़र में आ रहे थे। इट वॉज द वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे चल रही थी, ग्रेट मिजरी, पॉवर्टी, हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन सम एरियाज एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन अदर। अब इससे ये हो रहा था कि एक तरफ अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा है, कहीं टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है तो कहीं पे नए नए तरीके निकले लोगों को एक्सप्लॉइट करने के, कि लोगों ज़्यादा किस तरीके से काम कराया जाए। ये सब इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं कि इंडियन चाइनीज़ वर्कर के एग्जांपल को लेते हुए, इन द 19th सेंचुरी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ इंडियन एंड चाइनीज़ लेबर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन। 19वीं शताब्दी के आसपास लगभग सैकड़ों हज़ारों के आसपास इंडियन और चाइनीज़ लेबर थे, प्लांटेशन में वर्क करने जा रहे थे, माइंस में जा रहे थे और रोड और रेलवे के कंस्ट्रक्शन में लोग वर्क करने जा रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबर वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्रॉमिस। इंडिया में लोगों को हायर किया जाता था इंडेंचर्ड लेबर के लिए, उनको प्रॉमिस ये करते थे कि हम 5 साल के बाद आपको छोड़ देंगे, 5 साल के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे, इस तरह से काम चलता था। मोस्ट इंडियन इंडेंचर वर्कर्स कम्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया। कुछ वो रीजन जहाँ से ज़्यादातर लोग इंडेंचर्ड लेबर के लिए निकले वो था उत्तर प्रदेश, बिहार और सेंट्रल इंडिया का एरिया था। जहाँ पे सूखा पड़ता था वो तमिलनाडु का वो वाला एरिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग बने क्यों इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन और की वजह से कॉटेज इंडस्ट्री ठप हो गई थी उनके पास में, वो कॉटन उगाना बंद कर दी बिकॉज इनका खुद का पर्सनल फ़ायदा नहीं हो रहा, इनके लिए मजबूरी हो गई थी। अब ये कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड रेंट्स रोज, इन लैंड रेंट बढ़ गए थे बिकॉज कॉमर्शलाइजेशन हो चुका था, हर कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा था, तो ज़मीन के दाम नहीं कहेंगे, रेंट कहेंगे, बढ़ गया था। ज़मीन की कमी भी पड़ रही थी क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन पे माइंस बन गई थी और प्लांटेशन चल रहा था, तो ज़मीन की कमी, तो खेती आप कहाँ करेंगे। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वॉज द कैरेबियन आइलैंड, ट्रिनिडाद, गुयाना एंड सुरीनाम। ठीक है, ये कुछ एरिया थे अफ्रीका वाला। मॉरिशस एंड फिजी क्लोजर टू होम। तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सियोलिन एंड मलाया, ये लोग श्रीलंका की तरफ गए थे। कुछ लोग जो है आसाम में चले गए थे टी प्लांटेशन में काम करने के लिए। ज़्यादातर इंडेंचर्ड वर्कर्स माइग्रेट इन होप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, ले गए थे कि फ्यूचर हमारा ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। दे हैड पे अ कमीशन टू द रिक्रूटिंग एजेंट, उनको एक कमीशन पे करनी होती थी जो उनको रिक्रूट करता था, उस रिक्रूटिंग एजेंट को। द एजेंट यूज टू प्रोवाइड फास्ट इन्फॉर्मेशन टू द वर्कर रिगार्डिंग द फाइनल डेस्टिनेशन, कि यहाँ बोल के कुछ और ले जा रहे हैं, काम वहाँ पे कुछ और कराया जा रहा है, ऐसा भी होता था। कैसे ले जाएंगे ये भी दिक्कत थी, मोड ऑफ ट्रैवल के बारे में, नेचर और वर्किंग कंडीशन क्या, ये सब उनसे झूठ बोला जाता था। कभी कभी ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता था, जो नहीं जाना चाहते उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके लेके जाया जाता था। 19th सेंचुरी के आसपास में इंडेंचर लेबर जो है इसको डिस्क्राइब किया गया था, अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, गुलामी का एक नया तरीका।
क्योंकि लिविंग और वर्किंग कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, वर्कर के पास कोई लीगल राइट्स नहीं थे और उनकी वेजेस बहुत कम थी और उनको एज अ गुलाम ट्रीट किया जाता था। इस कंडीशन की वजह से सर्वाइविंग बहुत दिक्कत आ गई थी, ठीक है। मेनी ऑफ द इंडेंचर लेबर एस्केप्ड इनटू द जंगल, इस वजह से कई सारे जो लेबर्स थे वो जंगलों में भाग गए कि हम यहाँ से बच के निकले। दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल लाइक होसे इन विच बोथ एंड हिंदू एंड मुस्लिम हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड। अब जो वहाँ पे थे वो साथ में मिलके एक दो फेस्टिवल्स का नाम है होसे मनाते थे साथ में, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो इंडिया से माइग्रेट करके गए थे वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। मेनी ऑफ द माइग्रेंट्स ज्वाइंड और बिकम पार्ट ऑफ द रास्टाफारिनिज्म, एक रिलीजियस मूवमेंट था, ये नाम यहाँ पे दिया, और रास्टाफारिनिज्म रिलीजियस मूवमेंट बॉर्न आउट ऑफ ब्लैक स्लम्स ऑफ जमैका, जमैका के जो बस्तियाँ जहाँ काले लोग रहते थे, ब्लैक पीपल, वहाँ से निकला था। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर ओन वे ऑफ इंजॉयमेंट लाइक चटनी म्यूज़िक, एक चटनी म्यूज़िक इन्होंने बनाया था अपने खुद के मौज मस्ती इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा। दे डेवलप्ड अ न्यू कल्चर विच वॉज अ ब्लेंड ऑफ द न्यू कल्चर एंड ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर, इन्होंने एक नया कल्चर बना लिया, जो नया वाला कल्चर और पुराने वाला जो ट्रेडिशनल कल्चर चल रहे थे उनका एक ब्लेंड था, ब्लेंड मतलब कि एक मिक्सचर हुआ करता था उसका, ठीक है। दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन आर पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इन फ्यूजन से भी ग्लोबल वर्ल्ड की मेकिंग के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा है जहाँ पे चीज़ें मिक्स हुई हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक थोड़े छूटे हैं और कुछ नया ही निकल करके आया है। ज़्यादातर इंडेंचर्ड वर्कर्स जो थे ये अपने नए प्लेस ऑफ वर्क की जगह पर ही रहने लगे, तो धीरे धीरे इंडियन जो कम्युनिटी थी कई सारी कंट्रीज़ में फैल गई। 1900 की अगर बात करी जाए तो इंडियाज नेशनलिस्ट लीडर अपोज द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन एज एब्यूसिव एंड क्रूअल, इंडिया के जो नेशनल लीडर्स थे इन्होंने ये कहा कि मतलब ये गलत है, उनका ये कहना था कि इंडेंचर्ड लेबर और माइग्रेशन ये गलत है, ये क्रूअल चीज़ है और इसको ख़त्म किया जाए। तो 1921 में ये चीज़ इंडिया से ख़त्म हो गई थी पूरी तरह से, ठीक है। तो अब हमारी अगली जो हेडिंग है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, तो इसको हम जो है अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।